नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्ते। हम आज भारत से जुड़ी हालिया बिजनेस और आर्थिक गतिविधियों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये सब 18 अक्टूबर 2025 की एक ग्लोबल बिजनेस न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है। हाँ, वो रिपोर्ट काफी डिटेल थी। हाँ, तो ये जानकारी सीधे उसी रिपोर्ट से है जो खास तौर पर भारत पर ही फोकस थी। हमारा मकसद है कि इन अहम डेवलपमेंट्स के पीछे छिपे संकेतों को समझें। और देखें कि भारत की दुनिया में जो स्थिति है उस पर इनका क्या असर पड़ रहा है ना? बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। कौन सी? गूगल भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर 15 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश कर रहा है। 15 अरब डॉलर, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, भारत ने पहली बार एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाले जहाज बनाने का एक बड़ा ग्लोबल ऑर्डर जीता है। अरे वाह, ये भी बड़ी खबर है। तो चलिए इन्हीं सब पर विस्तार से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर। गूगल का विशाखापट्टनम में अगले 5 सालों में 15 अरब डॉलर लगाने का प्लान। इससे वहां एक बड़ा एआई हब बनेगा। इसमें बड़े बड़े डेटा सेंटर होंगे, नई फाइबर ऑप्टिक केबल बिछेगी। हाँ। और एक इंटरनेशनल सबसी केबल गेटवे भी, समुंदर के नीचे से जो केबल आती है डेटा वाली, उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट। हाँ हाँ, समझ गई। ये तो वाकई में बहुत बड़े स्केल का प्रोजेक्ट लग रहा है। बिल्कुल। ये आंकड़ा और प्रोजेक्ट का दायरा दोनों ही काफी प्रभावशाली हैं। और इसका महत्व कई लेवल्स पर है। पहली बात तो ये कि इस निवेश से भारत दुनिया के नक्शे पर एक बड़े टेक्नोलॉजी और एआई टैलेंट हब के तौर पर और मजबूती से उभरेगा। अच्छा। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां भारत को और भी ज्यादा सीरियसली लेंगी। सही। वो काफी अहम हो जाएगी। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए बेहतर और तेज कनेक्टिविटी का रास्ता खोलेगा। और इसका सीधा असर लोगों पर, रोजगार पर क्या पड़ेगा? निश्चित रूप से जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एनर्जी, क्योंकि देखिए डेटा सेंटर्स बहुत बिजली खाते हैं। हाँ, ये तो है। और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे एरियाज में काफी नई नौकरियां पैदा होंगी। अच्छा। और ये हाई स्किल्ड जॉब्स होंगी जो भारत की वर्कफोर्स को और बेहतर बनाएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ देखने वाली बात यह है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्टर नहीं रहा। हाँ। बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए एक पसंदीदा जगह बन रहा है। सही कहा। ये सिर्फ पैसों का निवेश नहीं है, ये भारत के जो वैश्विक टेक्नोलॉजी एम्बिशंस हैं उनका एक बड़ा संकेत है। ये वाकई एक बड़ा कदम लगता है। अच्छा, तकनीकी बुनियादी ढांचे से हटकर देखें तो क्या पारंपरिक भारी उद्योगों में भी ऐसी ही कुछ सकारात्मक हलचल है? मिसाल के तौर पर रेलवे सेक्टर की बात करें। रिपोर्ट में जिक्र है कि रेलवे उपकरण बनाने वाली कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपना कामकाज बढ़ाने की सोच रही हैं। अच्छा। इसकी वजह भारत की लंबी अवधि की रेल आधुनिकीकरण योजना और मेक इन इंडिया पहल को बताया जा रहा है। हाँ, और ये रेलवे वाला पहलू भी बहुत दिलचस्प है, खासकर जब हम इसे भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ घरेलू जरूरतें पूरी करने की बात नहीं है। भारत सरकार का जोर इस बात पर है कि यहाँ जो बने वो विश्व स्तरीय हो। सही। अगर ऐसा होता है तो भारत में बने उच्च गुणवत्ता वाले रेलवे पार्ट्स और सिस्टम दुनिया भर में निर्यात किए जा सकते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट हब बनने की संभावना। बिल्कुल। इससे भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि रेलवे उपकरणों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बन सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये बड़ी विदेशी कंपनियां जब आएंगी और यहीं बनाएंगी तो भारत की अपनी घरेलू कंपनियों के लिए चुनौतियां नहीं बढ़ेंगी? कंपटीशन तो बढ़ेगा। हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। मुकाबला जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तरफ विदेशी कंपनियों के आने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड सुधरेंगे और पूरी सप्लाई चेन बेहतर होगी। अच्छा। दूसरी तरफ घरेलू कंपनियों को भी खुद को अपग्रेड करने और कंपटीशन में बने रहने के लिए मजबूरी होगी, जो लंबे समय में उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये भी है। साथ ही मेक इन इंडिया की शर्तों के तहत अक्सर स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी या लोकल सोर्सिंग की जरूरत होती है, तो उससे घरेलू उद्योग को भी फायदा पहुंचता है। ओके। तो इसका निचोड़ ये है कि रेलवे का आधुनिकीकरण सिर्फ पटरियों और ट्रेनों को बदलने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये भारत को भारी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक वैश्विक औद्योगिक सप्लायर बनाने की कोशिश का भी हिस्सा बन रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक और सकारात्मक कहानी। जी। और इसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा एक और पहलू है जो काफी ध्यान खींच रहा है।
रिपोर्ट बताती है कि भारत ने फ्रांस की बड़ी शिपिंग कंपनी CMA CGM उससे 6 LNG संचालित कंटेनर जहाज़ों के निर्माण के लिए करीब 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऑर्डर जीता है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि ये किसी भारतीय शिपयार्ड को मिला अपनी तरह का पहला बड़ा ग्लोबल ऑर्डर है। ये कैसे संभव हुआ? ये सचमुच एक मील का पत्थर है। अब तक भारत जहाज निर्माण में छोटे या कम कॉम्प्लेक्स जहाज बनाने के लिए ज्यादा जाना जाता था। हाँ, लेकिन LNG संचालित कंटेनर जहाज बनाना, ये एक बहुत ही जटिल और हाईटेक काम है। वो कैसे? देखिए, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे बहुत ही कम तापमान पर तरल रूप में रखा जाता है और इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले इंजन और स्टोरेज सिस्टम काफी एडवांस्ड होते हैं। अच्छा। तो ये ऑर्डर मिलना दिखाता है कि भारतीय शिपयार्ड अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने में सक्षम माने जा रहे हैं। और इसका महत्व सिर्फ तकनीकी क्षमता दिखाने तक ही सीमित नहीं है ना? LNG का पर्यावरण से भी कुछ लेना देना है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पारंपरिक जहाजी ईंधन, जिसे बंकर फ्यूल कहते हैं, वो काफी प्रदूषण फैलाता है। हाँ, सुना है। LNG उसकी तुलना में काफी साफ ईंधन है। इससे सल्फर ऑक्साइड लगभग खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम होता है। अच्छा। और दुनिया भर में शिपिंग इंडस्ट्री पर प्रदूषण कम करने का भारी दबाव है, जिसे डीकार्बनाइजेशन कहते हैं। तो इन जहाज़ों का निर्माण करके भारत न सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग क्षमता साबित कर रहा है, बल्कि वैश्विक ग्रीन शिपिंग लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद कर रहा है। तो ये एक तरह से डबल फायदा है। बिल्कुल। तो ये ऑर्डर दिखाता है कि भारत अब सिर्फ कम लागत वाले जहाज ही नहीं, बल्कि आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और हाई वैल्यू वाले समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी एक गंभीर खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। ये तो वाकई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दो बड़ी और अच्छी खबरें हैं, रेलवे और शिप बिल्डिंग। जी, अब अगर हम नजर डालें देश की तिजोरी यानी अर्थव्यवस्था और वित्त के मोर्चे पर, तो वहां से कुछ मिलीजुली खबरें आ रही हैं। अच्छा। रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स वो 2.17 अरब डॉलर घटकर 697.78 अरब डॉलर रह गया। थोड़ी गिरावट। लेकिन इसी दौरान भारत का सोने का भंडार गोल्ड रिजर्व्स वो इतिहास में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार चला गया। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, एक तरफ कमी, दूसरी तरफ रिकॉर्ड बढ़ोतरी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये आंकड़े पहली नजर में विरोधाभासी लग सकते हैं, लेकिन ये शायद भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कैसे? विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी गिरावट बाहरी कर्ज चुकाने या शायद रुपए को स्थिर रखने के लिए डॉलर बेचने की वजह से हो सकती है। वो सामान्य ऑपरेशन का हिस्सा है। ओके। लेकिन सोने के भंडार का 100 अरब डॉलर पार करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत देता है। वो संकेत क्या है? RBI सोना क्यों जमा कर रहा है? देखिए, दुनिया भर में जब आर्थिक या जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ती है, तो सेंट्रल बैंक अक्सर डॉलर या दूसरी करेंसीज के बजाय सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति, सेफ हेवन एसेट जिसे कहते हैं, उसमें अपना निवेश बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो सुना है। सोना इसलिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसकी कीमत पर किसी एक देश की आर्थिक नीतियों का सीधा असर कम होता है और मुश्किल समय में इसकी वैल्यू बनी रहती है या बढ़ जाती है। तो सोने के भंडार में ये बढ़ोतरी दिखाती है कि RBI शायद वैश्विक जोखिमों को देखते हुए अपने भंडार को डाइवर्सिफाई कर रहा है, सिर्फ डॉलर पर निर्भरता कम करके सोने का हिस्सा बढ़ा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि RBI थोड़े समय की अस्थिरता या वैश्विक मंदी जैसी किसी आशंका के लिए तैयारी कर रहा है? इसे सीधे तौर पर मंदी की भविष्यवाणी कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से वैश्विक माहौल में बढ़ते रिस्क को लेकर एक तरह की सावधानी और दूरदर्शिता का कदम है। अच्छा। ये दिखाता है कि RBI प्रोएक्टिव तरीके से अपने रिजर्व मैनेजमेंट की रणनीति को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि करीब 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी बहुत मजबूत माना जाता है। वो तो काफी बड़ा अमाउंट है। ये भारत को किसी भी बाहरी आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक बड़ा कुशन या बफर देता है। साफ है, भंडार थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन भारत की आर्थिक बुनियाद अभी भी मजबूत है। और RBI तैयार है। हाँ, और वैश्विक झटकों को सहने के लिए तैयार है। साथ ही RBI भविष्य के जोखिमों से बचाव की तैयारी भी कर रहा है। ये संतुलन बनाने की कोशिश दिख रही है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण हिस्से रियल एस्टेट, खासकर ऑफिस स्पेस की बात करते हैं। जी।
खबर है कि भारत के टॉप शहरों में ऑफिस खाली रहने की दर, मतलब वैकेंसी रेट, वो कम हुई है। अच्छा। जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में ये पिछले 17 तिमाहियों यानी 4.25 साल में सबसे निचले स्तर पर थी। ये तो काफी पॉजिटिव खबर है। हाँ, और खासकर आईटी, बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस और शेयर्ड सर्विस सेंटर चलाने वाली कंपनियां ज्यादा ऑफिस स्पेस ले रही हैं या लीज पर ले रही हैं। देखिए, ये अर्थव्यवस्था के मूड का एक बहुत अच्छा बैरोमीटर है। कैसे? जब ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ती है और खाली जगह कम होती है, तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां विस्तार कर रही हैं, नए लोगों को काम पर रख रही हैं। हाँ, और उन्हें भविष्य में बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। ये भारत में नए सिरे से बढ़ते व्यापारिक विश्वास, मतलब बिजनेस कॉन्फिडेंस को दिखाता है। हाँ, पैंडेमिक के बाद तो काफी खाली हो गए थे ऑफिसेस। बिल्कुल। महामारी के बाद कुछ समय के लिए ऑफिस स्पेस मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ गया था, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि अब हालात तेजी से सुधर रहे हैं। और क्या ये सिर्फ कुछ खास सेक्टर जैसे आईटी या बीएफएसआई में ही दिख रहा है? रिपोर्ट में खास तौर पर आईटी, बीएफएसआई और शेयर्ड सर्विसेज का जिक्र है, जो कि भारत के सर्विस सेक्टर की रीढ़ है। सही। इन सेक्टरों में मजबूती का मतलब है कि कॉर्पोरेट इंडिया में ग्रोथ जारी है। हालांकि रिपोर्ट टॉप शहरों पर केंद्रित है, लेकिन ये ट्रेंड अक्सर व्यापक आर्थिक सुधार का संकेत होता है। अच्छा। जब बड़ी कंपनियां मुख्य शहरों में विस्तार करती हैं, तो इसका पॉजिटिव असर सप्लाई चेन और सहायक व्यवसायों के जरिए छोटे शहरों तक भी पहुंचता है। तो ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग असल में अर्थव्यवस्था में लौटते भरोसे और कंपनियों के विस्तार योजनाओं का आईना है, और ये एक स्वस्थ आर्थिक गतिविधि का लक्षण है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को देखें, हाँ, टेक्नोलॉजी में गूगल का भारी निवेश, हाँ रेलवे और शिप बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का विस्तार और ग्लोबल ऑर्डर मिलना, जी, विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी कमी के बावजूद सोने के भंडार का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना और आर्थिक स्थिरता का संकेत, और ऑफिस रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती, ये सब अलग अलग खबरें मिलकर क्या तस्वीर बना रही हैं? मतलब ओवरऑल क्या समझें? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, तो इन स्रोतों से एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश उभरता है। क्या है वो संदेश? वो ये कि भारत अब सिर्फ एक विशाल घरेलू बाजार या सिर्फ सर्विस एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं रह गया है। अच्छा। ये तेजी से टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक प्रमुख ग्लोबल ग्रोथ इंजन और एक रणनीतिक वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्लोबल पार्टनर। हाँ, आप देखिए, एआई हब में अरबों डॉलर का निवेश आ रहा है, जटिल एलएनजी जहाज बनाने की क्षमता विकसित हो रही है, दुनिया की रेल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की तैयारी है। सही। आर्थिक प्रबंधन दूरदर्शिता दिखा रहा है और घरेलू कॉर्पोरेट सेक्टर भी विस्तार कर रहा है। हाँ, ये सब पॉइंट्स तो कवर हुए। ये सब मिलकर दिखा रहा है कि भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के खेल में एक ज्यादा सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। ये बदलाव बहुत अहम है और आने वाले समय में इसके और भी गहरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये रिपोर्टें वैश्विक मंच पर भारत की एक उभरती हुई बहुआयामी ताकत की तस्वीर पेश करती हैं। सही कहा। एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में अपनी धाक जमा रहा है और आर्थिक रूप से स्थिर और रणनीतिक सोच वाला भी है। और यहीं पर एक विचार आता है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है। बताइए। हम देख रहे हैं कि भारत अलग अलग क्षेत्रों, टेक्नोलॉजी, भारी उद्योग, शिपिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट में एक साथ प्रगति कर रहा है। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ये अलग अलग सफलताएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी? क्या इनके मिलने से कोई ऐसी नई सिनर्जी या अवसर पैदा होंगे जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या इतने सारे मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ने से कुछ नई तरह की जटिलताएं या चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं? हाँ, ये भी मुमकिन है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग धागे आने वाले कल की कैसी तस्वीर बुनते हैं।